हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे रेनेसांस ह्यूमनिज्म के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, बट आज की हमारी वीडियो होगी रेनेसांस एज और ह्यूमनिज्म का क्या रोल है। यानी ह्यूमनिज्म ने कैसे रेनेसांस के ऊपर जो इम्पैक्ट डाला, चाहे वो फिलॉसफी के ऊपर हो, चाहे लिटरेचर हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो। तो इन सारे फील्ड्स में कैसे ह्यूमनिज्म ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया रेनेसांस एज को फ्रूटफुल बनाने में, या इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ से एक इंग्लिश लिटरेचर की एक नई शुरुआत होती है। यानी एक शुरुआत होती है, नई शुरुआत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी क्लासिकल लिटरेचर था, चाहे वो ग्रीक एंड रोमन राइटर्स के द्वारा लिखा गया हो, वो सारा कुछ कहीं और लिखा जा रहा था, जाहिर सी बात है। और एक कनेक्शन जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि रेनेसांस एज पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शुरू होता है, वो अराउंड 1500 टू 1660, यानी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। बट अगर आप इसको डिवाइड करेंगे किंग वाइज एंड क्वीन वाइज, तो इसमें काफ़ी डिविजन्स हैं, लाइक हेनरी सेवेंथ एंड एट and Edward and then Mary and then Elizabeth first and then James first. So there are lots of king and queens who came and who got the throne. तो यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि ह्यूमनिज्म अगर आप लिटरल सेंस में देखेंगे, अगर एक मीनिंग के तौर पे, एक सरफेस लेवल पे, तो आपको पता चलेगा दैट समथिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी। बट अगर आप लिटररी सेंस में बात करेंगे तो ह्यूमनिज्म का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक द क्लासिकल लिटरेचर, art and architecture and all the philosophies from Greek and Romans। तो ये एक ऐसे सेंस की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पे इसकी शुरुआत होती है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से। मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि कनेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आखिर रेनेसांस एज क्यों इतना डेवलप हुआ, क्यों ऐसे राइटिंग को लिखा जाने लगा। यानी ड्रामा पहले नहीं था, कुछ ऐसा फॉर्म डेवलप नहीं था। पोइट्री में आपने देखा होगा कि पेट्रार्कन पोइट्री क्या है। तो पेट्रार्क कौन थे? पेट्रार्क फ्रॉम ही वाज फ्रॉम इटली। तो इटालियन राइटिंग कैसे आई, इटालियन इन्फ्लुएंस इंग्लैंड के ऊपर क्या पड़ा। सो ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जाननी जरूरी हैं, और कनेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, तो हमें समझ में आता है कि बस हमने कोई एक टर्म उठाया और हम लोग पढ़ने लगते हैं। बट हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये आया कहाँ से, ओरिजिन क्या है, कहाँ से, और किसने इसको कहाँ से लाया इंग्लिश लिटरेचर में। तो बेसिकली अगर आप देखें तो शुरुआत होती है हमारी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से, यानी कि 1453 का टाइम पीरियड रहा है। यानी इसको हम कहते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। यानी कि एक ऐसा एक मेजर टर्न ऑफ इवेंट रहा है इंग्लिश हिस्ट्री में या यूरोपियन हिस्ट्री में, जहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज के समय का टर्की है, जिसको हम हिंदी में तुर्की कहते हैं, वो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे ग्रीक स्कॉलर्स रहते थे, वो बहुत अच्छे से, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट था उनके पास जिसमें वो अपनी राइटिंग्स को अच्छे से लिख सकते थे, अपने थॉट्स को दो लोगों से कन्वे कर सकते थे। यानी एक लिटरेरी फ्रीडम थी अपने को, अपनी पोइट्री, अपने जो भी उनके वर्क्स थे, उसको अपने को एक्सप्रेस करने के लिए। बट एक टाइम पीरियड आता है, यानी कि 1453 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स ने वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ उनको वहाँ से भगा दिया। यानी कि इसके बाद क्या होता है कि बहुत से जो स्कॉलर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, यानी जो अपनी राइटिंग्स को लिख रहे थे उस समय, या ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट थी, लाइब्रेरीज थी, तो बहुत कुछ क्या होता है कि जब दूसरा कोई अटैक करता है हमारे कंट्री पे, तो हमें उन चीज़ों को बचाने की ज़रूरत होती है जो आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, और वो है बुक्स, वो है लिटरेरी स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स जिसको हम कह सकते हैं। तो यही हुआ आफ्टर 1453। तो बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स थे उस समय जो जिंदा थे, तो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को उठाया प्रिजर्व करने के लिए, और वो भागे किधर? इटली की तरफ। तो अब 1453 के बाद क्या होता है कि वो उनका कहाँ जाना होता है? वो जाते हैं इटली, यानी कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे वो अपने को सेफ मानते थे कि वो एक बेहतर प्लेस होगा। तो इन सारे स्कॉलर्स ने इटली को अपना एक तरह से कह लीजिए घर बना लिया। यानी ये अब यहाँ पे इनको लगा कि ये सेफ प्लेस है, अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जितनी भी राइटिंग्स थी, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, ओल्ड बुक्स फ्रॉम देयर लिटरेचर,
तो उन्होंने वहाँ पे लाके रखा। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि इटली की इटली का जो लिटरेचर था, इटली का जो कल्चर था या फिर आर्किटेक्चर था, फिलॉसफी थी, ये सारा कुछ चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ उनके पास जो था उन्होंने अपने को लोगों से साझा किया, यानी कि कह सकते हैं कि अपनी जो इंटेलेक्चुअलिटी थी उसको उन्होंने वहाँ फैलाया इटली में। और इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में इटली को जो है एक बहुत ही बड़ा एपिसेंटर माना गया फॉर लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है? आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे इटालियन पेंटर्स रहे हैं जिनका नाम हिस्ट्री में अमर हो गया है बिकॉज़ ऑफ देयर पेंटिंग्स एंड उनके आर्ट को लेके। तो यहाँ तक क्लियर है कि इटली जो है वो यूरोपियन सेंटर का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया लिटरेचर एंड आर्ट एंड फिलोसफी के लिए। अब बात आती है इटली के बाद कहाँ जाते हैं। अब क्या होता है कि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं और एक और मेजर टर्न ऑफ इवेंट होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया था। जर्मनी जर्मनी में गुटनबर्ग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस को लाया जाता है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो है एक ऐसा इवेंट रहा है जिसमें लोगों को एक कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया राइटिंग्स को, रीडिंग्स को। क्योंकि पहले क्या होता था, किताबें बहुत ही लिमिटेड थी। लोग जो है अगर पढ़ना चाहते थे तो उनके पास वो किताबें या बुक्स जो हैं अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ, किताबें बहुत तेजी से छपने लगी और लोगों के हाथों में जाने लगी, लोग पढ़ने लगे और इंटरेस्ट आने लगा लोगों को, वहाँ का कल्चर, वहाँ के सारी चीज़ें वो समझने लगे। तो यहाँ बात हो रही है जर्मनी की। जर्मनी के बाद क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंग्लैंड में आता है, यानी जर्मनी के बाद जो है प्रिंटिंग प्रेस कहाँ जाता है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस के इस्टेब्लिशमेंट यानी 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, विलियम कैक्सटन के द्वारा। और 1476 एक ऐसा टाइम पीरियड था कि जिसके बाद इंग्लिश जो कॉमन पीपल थे उनके पास भी किताबें होने लगी, वहाँ की राइटिंग चेंज होने लगी। और कहा जाता है, क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि आफ्टर 1500 और अराउंड 1500 के बाद कह लीजिए, एक ऐसा समय आया कि जितनी भी ग्रीक एंड रोमन्स जो ये राइटिंग्स थी, ये सारा कुछ जो है पूरे यूरोप में फैल गया। और स्पेशली इंग्लैंड की बात अगर हम करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, तो सारे लोगों के पास ऑलमोस्ट जो ट्रांसलेशंस आने लगी, यानी कि आपने नाम सुना होगा हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स के नाम सुना होगा आपने, प्लूटार्स लाइफ्स के नाम सुना होगा। ये सारे बुक्स जो थी वो ट्रांसलेटेड थी। बहुत सारी ग्रीक जो राइटिंग्स थी जो हिब्रू में लिखी जाती थी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में थी, इटालियन में थी, वो सारा कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने लगा। और धीरे धीरे इंग्लैंड जो है वो एक ऐसे पीरियड के टाइम में आ गया, यानी जिसको हम रेनेसांस कहने लगे। और ह्यूमनिज्म उसके साथ आया। क्यों? क्योंकि ह्यूमनिज्म का मतलब जैसा मैंने बताया कि ग्रीक फिलॉसफी, आर्ट एंड लिटरेचर को या उनकी किताबों को वापस लाना, यानी इंग्लैंड में लाना, ताकि वो उसको समझ सकें। चाहे वो ट्रांसलेशंस का माध्यम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में उनकी बुक्स को एज ए सिलेबस इंक्लूड करना हो। तो ऑलरेडी जो है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई। प्रिंटिंग प्रेस ने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। थिएटर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि थिएटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लोगों को एंटरटेनमेंट का एक मीडियम होता है। विलियम शेक्सपियर आए, क्रिस्टोफर मार्लो आए। और जहाँ तक पोइट्री की बात है, तो पोइट्री में बड़ा नाम, अब जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं कि फिलिप सिडनी, स्पेंसर एंड इवन क्रिस्टोफर मार्लो एंड सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो इतनी चीज़ें अचानक से कैसे होने लगी? बिकॉज ऑफ ह्यूमनिज्म। यानी हम एक कह सकते हैं कि ह्यूमनिज्म का रोल जो है रेनेसांस पीरियड के लिए एक बहुत ही वाइटल था, जो कि वहाँ के समय के हिसाब से वो आया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रेनेसांस ह्यूमनिज्म एक्चुअल में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो कि टाइम पीरियड में आता है और वहाँ के लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी एंड आर्किटेक्चर को रिच करता है, और जिस वजह से हम इंग्लिश रेनेसांस को इतना डेवलप देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ बुलेट पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बुलेट पॉइंट्स जब आप देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो नोट डाउन कर सकते हैं आप। Renaissance humanism was an intellectual movement typified by a revived interest in the classical world and studies which focused not on religion but on what is to be human। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे ह्यूमनिज्म का रिलेशन जो है वो रिलीजन से नहीं है, यानी कि रिलीजन से यहाँ इसका दूर दूर का नाता नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं व्हाट इज टू बी ह्यूमन। अब ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि व्हाट इज टू बी ह्यूमन,
देखिए, ह्यूमैनिटी की बात अगर आप करते हैं, या ह्यूमन होना केवल ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन हैं, लेकिन हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके। केवल ह्यूमन होना इज़ नॉट एन इनफ थिंग। ठीक है? तो रेनेसां ह्यूमनिज्म केवल एक क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स की बात करता है, और एक तरह से ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि इंटरेस्ट लाता है किसमें, क्लासिकल वर्ल्ड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट इन द क्लासिकल वर्ल्ड। एंड व्हाट इज क्लासिकल वर्ल्ड, यानी क्लासिकल वर्ल्ड एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा संसार जिसमें किताबें जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, उनका उनका जो सब्जेक्ट मैटर था, उनके जो प्लॉट थे, उनका जो थीम था, ये सारा कुछ बहुत ही बेहतर था। एक तरह से कहते हैं ना कि आज बॉलीवुड टर्म्स में अगर आप देखें, तो हमारे हम जितने भी ओल्ड सॉन्ग्स हैं जो राज कपूर के समय के हैं, मुकेश ने गाया है, ठीक है, तो ये क्या है, क्लासिकल हैं। क्योंकि क्लासिक्स क्या है कि वो सारी चीज़ें जो पुरानी हो चुकी हैं और उनके अंदर एक मीनिंग है, जो आज के समय से अगर आप तुलना करेंगे तो बेहतर है। तो इस वजह से हम उसको क्लासिक्स मानते हैं। कुछ ऐसी ही चीज़ें थी कि ह्यूमनिज्म जो है एक्चुअल में क्लासिकल लिटरेचर जो कि ग्रीक एंड रोमन्स था, उसको वहाँ इंग्लैंड में लाना था। इसलिए एक टर्म दे दिया गया ह्यूमनिज्म। Humanism arose in Renaissance period as a response to medieval scholasticism and its limitations. Humanism had the respect for the classical writers of Greek and Roman. तो जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमनिज्म एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है किसकी, क्लासिकल राइटर्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स। अब ये सारे लोग जो थे, इसमें बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, कौन कौन से राइटर हैं जो जैसे ग्रीक राइटर्स में नाम आता है होमर का, एस्किलस का, सोफोक्लीज, यूरिपिडेस, एरिस्टोफेन्स, पिंडार एक्सेट्रा, यानी बहुत से और ग्रीक राइटर्स रहे हैं। कुछ रोमन राइटर्स का नाम है जैसे सिसेरो, वर्जिल, ओविड एंड सेनेका एक्सेट्रा। तो ये बहुत बड़े नाम हैं, दीज आर द बिग नेम्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। तो आगे देखते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और खास करके इनके कंट्रीब्यूशन को हम देखते हैं कि इटली में इन्होंने क्या उसका इन्फ्लुएंस रहा है। It had a greater emphasis on classical education in the fields of philosophy, rhetoric, science and art. तो जाहिर सी बात है, केवल लिटरेचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे है कि ह्यूमनिज्म का जो एम्फेसिस रहा है वो क्लासिकल एजुकेशन पे, स्पेशली कहूँ से फिलोसफी, रेटोरिक्स, साइंस एंड आर्ट। तो हम साइंस को भी देखेंगे, आर्ट को भी देखेंगे, रेटोरिक्स के बारे में भी देखेंगे एंड फिलोसफी। इट्स ओरिजिन्स वेंट बैक टू 14th सेंचुरी इटली। अब देखिए, मैंने जैसा बताया कि चीज़ों को कनेक्ट करना जरूरी है। ये इटली यानी 14th सेंचुरी इटली की बात हो रही है, इसकी ओरिजिन मानी जाती है। यानी कि अगर आप ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं, तो केवल इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से ना देखें, बल्कि होल यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि इटली जो है उसका एक एपिसेंटर था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इटली जो था, दैट आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यूरोप में इटली एक एपिसेंटर हो गया, एक सेंटर हो गया, यानी फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर का, जो काफ़ी एडवांस हो गया। और इसका सबसे बड़ा बड़ा जो प्रमाण है वो हमको दिखता है रेनेसांस, इंग्लिश रेनेसांस में। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, अब इसका जो छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस को आपने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा अपने एमए और ग्रेजुएशन के टाइम पे। आपने देखा है कि शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर हैं, उनके मोस्टली जो उसके नाम हैं वो इटालियन हैं। ठीक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इटली का क्या इम्पैक्ट रहा है रेनेसांस राइटर पे, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे क्रिस्टोफर मार्लो हो, चाहे स्पेंसर हो, या फिर पेट्राकन सोनेट्स का आना, जो कि आप फेमिलियर होंगे, टोटल्स मिसेलनी 1557 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम है टोटल्स मिसेलनी, जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पोइट्स का एक कलेक्शन है। उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे दो लोग जो हैं, जैसे थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे के बारे में, कैसे इन्होंने जो है पेट्राकन सोनेट्स को जो है इटली से इंग्लैंड लाया। तो ये सारा कुछ हम देखते हैं कि इटली का जो इम्पैक्ट रहा है बहुत ही ज़्यादा वाइटल रहा है। तो और खास करके क्या है, सच ऑथर्स एज पेट्रार्क, पेट्रार्क के बारे में कहा जाता है कि लॉस्ट एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, हु सर्च्ड आउट लॉस्ट एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। पेट्रार्क ने क्या किया कि बहुत सारे जो खोई हुई मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको उन्होंने कलेक्ट किया। आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, जैसा कि मैंने बताया कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है 1453 में होता है, मेनी ग्रीक स्कॉलर्स फ्लेड द कोलैप्सिंग बाइजेंटाइन एम्पायर एंड ब्रॉट क्लासिकल टेक्स्ट विद देम टू यूरोप, स्पेशली इटली। जैसा कि मैंने समझाया वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी भी है कि आप इसको समझ सकते हैं, रिटन फॉर्म में है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स जो थे वो बाइजेंटाइन एम्पायर को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम इन्वेडर्स ने अटैक किया और उसको जीत लिया, तो क्लासिकल टेक्स्ट को वो कहाँ लाए, यूरोप में, और खास करके कहाँ, इटली में।
कॉन्सिक्वेंटली इसके बाद क्या होता है, बाई 1515 द वर्क्स ऑफ ऑल मेजर क्लासिकल ऑथर्स वर अवेलेबल इन प्रिंट। और इसका जो सबसे अच्छा जो एक कह सकते हैं इम्पैक्ट क्या रहा कि 1515 तक जाते जाते सारे क्लासिकल ऑथर्स को लोगों के हाथ में चला गया आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस। यानी प्रिंटिंग प्रेस भी इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल है उसका। The humanist movement can be traced back to trio of Italian authors who lived before the Renaissance period। यानी आप यहाँ पे बात हो रही है कि ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को एक्चुअल में आप अगर इस्टेब्लिश करने का या ह्यूमनिज्म को लाने का जो जो सबसे बड़ा जो सोर्स रहा है वो तीन लोगों को दिया जाता है। और कौन कौन से वो लोग हैं? दांते एल्गिरी, पेट्रॉक एंड जियोवनी बोकाचो। तो बोकाचो जो है वो भी इटालियन है, दांते भी इटालियन है, पेट्राकी भी इटालियन है। तो ये ट्रायो है, ट्रायो मतलब तीन लोग हैं। ऑल थ्री वुड रिसीव न्यू इंटरेस्ट इन देयर वर्क ड्यूरिंग द रेनेसांस व्हेन दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स फाउंडिंग फादर। यानी कि ह्यूमनिज्म का एक फाउंडिंग फादर इन तीनों को कहा जाता है। अब देखते हैं इनके वर्क कौन कौन से रहे। तो दांते का जो बहुत ही फेमस वर्क है, आप सब फेमिलियर होंगे, वो है डिवाइन कॉमेडी, या सी का मतलब है सर का, यानी कि एक अप्रॉक्स टाइम बताया जाता है जहां सी डॉट रहता है। इसका मतलब होता है कि ये एग्जैक्ट पब्लिशिंग ईयर नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट है, मतलब यहाँ कंफ्यूजन है। A book with a central message on how to reach salvation was a subtle shift from entirely religious focused work to those considering humanity's role in God's universe। दांते की डिवाइन कॉमेडी बेसिकली उसमें मैसेज क्या है? उसमें मैसेज है कि कैसे आप साल्वेशन को प्राप्त करें। जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए केवल ऐसा नहीं कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस अपना काम किए जा रहे हैं, बल्कि हमारे कुछ और भी मोरल ऑब्लिगेशंस है, कुछ हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, कि हम लोगों को बेहतर कैसे बनाएं। तो दांते ने एग्जैक्टली डिवाइन कॉमेडी से साल्वेशन की बात की है। लोग बहुत सारे पाप करते हैं दुनिया में, बट हमें एक तरीका बताया है कि हम क्या करें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, साल्वेशन की साल्वेशन मिल सके। तो कुछ ऐसा ही है दांते की डिवाइन कॉमेडी में। बहुत सारे उसके पार्ट्स भी हैं, उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। पेट्रार्क इज ऑफन साइटेड एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जियोवनी बोकाचो डी कैमरॉन, और बोकाचो का जो फेमस वर्क है वो क्या है? डी कैमरॉन है। ए कलेक्शन ऑफ टेल्स कंपाइल्ड बिटवीन 1348 टू 1353, यानी कि अप्रॉक्स टाइम बताया गया है, ये इसको कलेक्शन किया गया था। एक टेल्स है, यानी बहुत सारी कलेक्शन ऑफ टेल्स हैं, बहुत कहानियों का संग्रह है। अपील टू लेटर ह्यूमनिस्ट बिकॉज इट डेल्ट विद एवरीडे ह्यूमन एक्सपीरियंस इन ग्रेट डिटेल। यानी इस बुक में क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिटेल में बताया गया है कि कैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस कितना उसका क्या एडवांटेज होता है, और लोग इसको पढ़ के कैसे चीज़ों को मोरली जो है अपने को उसको सही कर सकते हैं। दांते विथ हिज क्रिएशन ऑफ टर्जा रीमा, यानी दांते ने टर्जा रीमा को क्रिएट किया है, यानी क्रिएशन है मतलब उन्होंने उसकी शुरुआत की है। पोएम्स फॉर्म्ड ऑफ स्टैंजास ऑफ थ्री राइमिंग लाइंस। टर्जा रीमा मतलब टर्जा इज थ्री। बोकाचोज इनोवेटिव प्रमोशन इन राइटिंग फॉर्म ऑफ ओटावा रीमा, यानी कि हम कहते हैं कि दांते का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो टर्जा रीमा के माध्यम से हम जानते हैं कि इन्होंने इसका यूज किया है, यानी ये क्रिएटर है, इसको लाने वाले हैं। और बोकाचियो ने ओटावा रीमा को इंग्लिश लिटरेचर में लाया। लियोनार्डो ब्रूनी, यानी एक और नाम जो है वो कौन है देख लेते हैं, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ह्यूमनिज्म में। लियोनार्डो ब्रूनी वॉज इटालियन ह्यूमनिस्ट, ये इटालियन ह्यूमनिस्ट है, हिस्टोरियन, स्टेट्समैन, यानी पॉलिटिशियंस भी थे, ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरियन। यानी कि लियोनार्डो ब्रूनी को हम फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरियन के रूप में जानते हैं, यानी मॉडर्न हिस्टोरियन के रूप में इनको हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं निकोलो मैकेवेली, आप फेमिलियर होंगे इस नाम से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक राइटर रह चुके हैं। इटालियन रेनेसांस हिस्टोरियन है, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट एंड राइटर, ऑफन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। अब इनको हम क्या कहते हैं हिस्ट्री में? फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, यानी इनका जो है राजनीतिक शास्त्र जिसको कहते हैं, या राजनीति के ऊपर जो इनकी एक अच्छी पकड़ रही है। और इनकी जो फेमस बुक है उस बुक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस जो है इनकी काफी फेमस बुक रही है। डिस्क्राइब स्ट्रेटजीज टू बी एन इफेक्टिव स्टेट्समैन एंड इनफेमसली इंक्लूड जस्टिफिकेशंस फॉर ट्रेचरी एंड वायलेंस टू रिटेन पावर। यानी द प्रिंस में इन्होंने एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश की है कि एक अच्छा स्टेट्समैन कौन होता है जिसको सिर्फ क्या चाहिए? पावर, रिटेन पावर, यानी कि अपने पावर को वो रिटेन कर सके एनी हाउ, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कुर्सी पानी है। तो कुर्सी को कैसे पाया जाए या उसको कैसे रिटेन किया जाए, इसको बेहतर तरीके से द प्रिंस में निकोलो मैकियावेली कहा ने बताया है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है इरास्मस। इरास्मस कौन है देख लेते हैं। इरास्मस जो है डच रेनेसांस ह्यूमनिस्ट रहे हैं, कैथोलिक प्रिस्ट रहे हैं, सोशल क्रिटिक रहे हैं, एंड थियोलॉजियन, यानी कि नॉलेजेबल रहे हैं काफ़ी रिगार्डिंग रिलीजन।
नोन एज द प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट, यानी इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट कहते हैं। इरास्मस, वन ऑफ इरास्मस बेस्ट नोन वर्क इन प्रेज ऑफ फॉली, यानी कि इरास्मस की जो सबसे फेमस बुक है उसका नाम है इन प्रेज ऑफ फॉली, अ सैटिरिकल अटैक ऑन सुपरस्टिशंस, यानी कि इस बुक में इन्होंने बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो उस समय के टाइम पे थे, मिडिवल टाइम में या रेनेसांस, बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस टाइम में, तो उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है। एंड अदर ट्रेडिशंस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, यानी बहुत सारे और भी कल्चरल ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर इन्होंने प्रेज ऑफ फॉली में लिखा है। इन जनरल द वेस्टर्न चर्च इन पर्टिकुलर, और खास करके चर्च की इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि बुराई की है, वहाँ के जो रिचुअल्स थे उसके बारे में इन्होंने लिखा है। सर थॉमस मोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ये भी है, सर थॉमस मोर, अ नोटेड रेनेसांस ह्यूमनिस्ट, इंग्लिश स्कॉलर, स्टेट्समैन, अ डिफेंडर ऑफ कैथोलिक चर्च अगेंस्ट रिफॉर्मिस्ट, यानी कि सर थॉमस मोर ने काफ़ी डिफेंड किया था, क्योंकि ये कैथोलिक थे। इनका जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव था वो कैथोलिक्स के प्रति था। एंड ही फेमसली रोट यूटोपिया, यूटोपिया बहुत ही फेमस बुक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि हु रोट यूटोपिया, तो सर थॉमस मोर। और ये एक्चुअल में क्या है, एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर है जो कि 1516 में पब्लिश होती है, अबाउट एन आइडियल सोसाइटी सेट ऑन इमेजिनरी आइलैंड। एक पोलिस एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस, और ये एक पोलिस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, उनका नाम है निकोलस कोपरनिकस, प्रपोज दैट द सोलर सिस्टम वाज हेलियोसेंट्रिक। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बाय दिस मॉडल द सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि निकोलस कोपरनिकस से पहले की जो थियरी थी वो ये था कि जो है सूरज जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, बट आफ्टर निकोलस कॉपरनिकस की थियरी के बाद जो इन्होंने दी थी सिस्टम ऑफ हेलियोसेंट्रिक के माध्यम से, इन्होंने बताया कि सन जो है एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी सन जो है वो एक जगह है और सूरज जो है क्या करती है, उसके चक्कर लगा पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। अमॉन्ग्स्ट अदर इनोवेटिव आइडियाज ऑन हिज रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स पब्लिश्ड इन 1543, यानी कि कॉपरनिकस की जो सबसे फेमस बुक है उसका नाम है ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स, जो कि 1543 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट कौन है, लियोनार्डो दा विंची, एक बहुत ही वेल नोन नेम, जो किसके लिए जाने जाते हैं, नोन फॉर हिज वर्क विट्रूवियन मैन, यानी इनको बेसिकली ये फेमस हैं मोनालिसा के जो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, बट इन्होंने एक टर्म दिया था विट्रूवियन मैन। विट्रूवियन मैन क्या होता है, एक परफेक्ट मैन, यानी कि ऐसी पेंटिंग बनाना जिसमें इंसान की एग्जैक्ट पोर्ट्रेट हो, जिसमें आप उसमें कमी ना निकाल सके। इनका जो फेमस वर्क है वो क्या है, मोनालिसा। माइकल एंजेलो सिस्टीन चैपल सीलिंग, यानी माइकल एंजेलो भी बहुत ही वेल नोन फिगर है पेंटिंग के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में। सैंड्रो बोटेस्ली, डोनाटेलो, राफेल, जॉर्जियो वसारी, कुछ ऐसे नाम हैं जो इटालियन पेंटिंग में आते हैं। शेक्सपियर ड्रू लार्जली फ्रॉम सर थॉमस नॉर्थ's ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीशियंस एंड रोमन फॉर द रोमन प्लेज, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि शेक्सपियर ने अपने रोमन प्लेज के लिए जो उनका सोर्स था वो बुक कौन सी थी, सर थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन, जो कि क्या बुक थी, प्लूटार्च लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीशियन रोमन फॉर द, ठीक है, फॉर द रोमन, ये बुक का नाम है जिसको लिखा है टॉमस नॉर्थ ने, और इस बुक को शेक्सपियर ने पढ़ के अपने रोमन प्लेस को लिखा है। तो एक तरह से शेक्सपियर को सोर्स कहाँ से मिला, इस किताब से मिला। ओविड्स मेटामॉर्फोसिस 1545 में ये बुक पब्लिश होती है, और एक एपिक पोएम है, 15 बुक्स में लिखी गई, यानी 15 बुक का कलेक्शन है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड वाइडली इमिटेटेड पोएम्स इन इंग्लिश रेनेसांस, यानी कि इंग्लिश रेनेसांस में ओविड की मेटामॉर्फोसिस को बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा और इससे काफ़ी सोर्सेस वगैरह ली, यानी इसको पढ़ के उन्होंने अपनी खुद की पोएम भी लिखी है। राफेल हॉलिंस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये भी बुक है शेक्सपियर की लाइफ में एक ऐसी किताब जिसको पढ़ के इन्होंने हिस्ट्री प्लेज को लिखा है, हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स के रूप में। क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड 1587 में ये बुक पब्लिश होती है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सोर्सफुल बुक रही है। इसको पढ़ के इन्होंने क्या क्या लिखा, रिचर्ड थर्ड, किंग लियर एंड मैकबेथ, इसके अलावा और भी इनकी बुक्स जो है इन्होंने पढ़ के लिखी है। तो कुछ ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको रेनेसांस ह्यूमनिज्म के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कुछ इस तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।